नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अर्थ ऑनलाइन क्लास का यूट्यूब चैनल। और आप सभी का इस साइंस के इस लेक्चर में भरपूर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th जो मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उस बोर्ड एग्ज़ाम का साइंस का एक पार्ट्स। और वो पार्ट्स है वो होगा केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे पदार्थ एवं उनकी अवस्थाएं, मतलब पदार्थ और उसकी अवस्थाएं क्या क्या होती है, उस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोग जुड़े रहें, देखें इस क्लास को किस प्रकार का क्लास होता है और आप लोग शांति से देखें ताकि पूरा समझ में आ सके। पूरा समझने के लिए आपको करना क्या होगा कि इस लेक्चर के साथ अंत अंत तक बना रहना होगा और मैं भी बना रहूँगा। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर के आगे मतलब क्या क्या बताने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस, जैसा कि आप लोग को बोर्ड पर दिख रहा होगा। और साइंस में भी बता चुके हैं पहले हमने कि केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और केमिस्ट्री भी जो होता है साइंस का एक पार्ट होता है, और जो कि हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना है। और इस केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है सो देखें। तो सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को कि विज्ञान है, और विज्ञान को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, साइंस को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 प्रकारों में बांट देते हैं, जिसमें से पहला है हम लोग का भौतिकी विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, और दूसरा हम लोग का है रसायन विज्ञान, और तीसरा जो है हम लोग का जीव विज्ञान है। और ये तीनों के तीनों आप लोग का साइंस का पार्ट्स है, जो कि क्लास 10th का। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस विज्ञान का विज्ञान का पढ़ने वाले हम लोग रसायन विज्ञान, जिसको हम लोग इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, केमिकल साइंस। और तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस पे कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। तो चलिए हम आगे का स्लाइड देखते हैं। क्या आगे हम लोग को क्या करना है, रसायन विज्ञान की पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस के बारे में पढ़ना है कि सिलेबस क्या होता है, मतलब कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें से हम लोग को सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है रसायन विज्ञान की परिचय। परिचय कहने का मतलब क्या होगा कि इसमें हम लोग रसायन विज्ञान का परिभाषा पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान के जो फादर ऑफ केमिकल साइंस होता है केमिस्ट्री, कौन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग का जो दूसरा नंबर चैप्टर है, दूसरा जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, दूसरा नंबर चैप्टर जो है, दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तीसरा नंबर जो चैप्टर है, 3 नंबर चैप्टर जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 3 नंबर है अम्ल भस्म तथा लवण, अम्ल भस्म तथा लवण। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथा नंबर चैप्टर धातु एवं अधातु। ठीक है, धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे कि धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है, इनके गुण क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या होगा, इसका उपयोग क्या होगा, हम लोग धातु को बनाएंगे कैसे। तो इन सभी बातों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 यानी चैप्टर नंबर 4 में। और इसके बाद चैप्टर नंबर 4 के बाद जो है हम लोग का चैप्टर 5 की बारी होता है, और 5 में हम लोग को पढ़ना है कार्बन एवं उसके यौगिक। 5 नंबर में पढ़ना हम लोग को कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है बच्चों, और इसके बाद और इसमें पढ़ना है कार्बन और कार्बन से बने यौगिक, कार्बन से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं और उसका उपयोग क्या है, उसका निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग का आता है 6 नंबर चैप्टर है। 6 नंबर में चैप्टर में क्या पढ़ना है कि जो धातु हम निकालेंगे 5 में कार्बन जो धातु होता है उसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और 6 नंबर में पढ़ेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण हम लोग किस प्रकार से करते हैं, तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे 6 नंबर में। ठीक है, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और उसके बाद तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बाद हम लोग को पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन के बारे में कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, और उस प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण यानी कि हम लोग उसको कैसे बचा कर रखें ताकि हम उसका सतत उपयोग कर सके। सतत उपयोग कहने का मतलब हुआ
कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन का दोहन नहीं करना है, उसका संरक्षण करके हम लोग को रहना है, ताकि आगे का जो हम लोग का भविष्य का अगला पीढ़ी आने वाला है उस पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग जो सबसे लास्ट नंबर चैप्टर है, प्राकृतिक संसाधन एवं उसका संरक्षण बोल दो या उसका प्रबंधन बोल देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद कोई कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जो देखकर बता रहे होंगे कि फर्स्ट नंबर चैप्टर तो बुक में है ही नहीं। तो जी बिल्कुल बिल्कुल बुक में चैप्टर नहीं मिलेगा। जो फर्स्ट नंबर चैप्टर है यहाँ पहले से लिखा हुआ कि एक्स्ट्रा चैप्टर हमने ऐड किया। कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो कि जो 9th में केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं, कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो इस चैप्टर में जो रसायन विज्ञान का परिचय है, इस चैप्टर में हमने वैसा वैसा टॉपिक को डाला है जो 9th से रिलेटेड है, और बेसिक मूलभूत चीज़ें जो होती है उसको इसमें डाल दिया, और इसको ब्रैकेट में लिख भी दिया कि एक्स्ट्रा चैप्टर है। आपको बुक पे 10th का जो बुक होता है NCERT का, या आप कोई साइड बुक भारती भवन या दूसरे कुछ स्टूडेंट पेन का भी ले सकते हैं, तो उसमें ये चैप्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप परेशान नहीं होइएगा, ये चैप्टर हम अपने मन से और एक्स्ट्रा चैप्टर ऐड कर दिए। ठीक है, आपको यहाँ पर मिलेगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चैप्टर नंबर 1 होगा बुक में, और जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर जो 3 है आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 2 में, मतलब एक एक कम करके मिलेगा। इस मिलेगा 2 में, जो 4 है मिलेगा 3 में, जो 5 है आप समझ गए होंगे कि किस में मिलेगा, ये 4 में, और जो 6 है 5 में मिलेगा, और ये जो 7th है 6 में मिलेगा। 6 में इसीलिए क्योंकि मैंने एक ऊपर जो चैप्टर है रसायन विज्ञान की परिचय, इंट्रोडक्शन इसको बोल सकते हैं, तो हमने अपने मन से एक्स्ट्रा ऐड किया। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि हमने क्या बताया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे की बात कि आखिर रसायन विज्ञान का परिचय किस प्रकार से हम लोग करेंगे। चलिए यहाँ पर चलते हैं। अब आप लोग को दिख रहा होगा रसायन विज्ञान का परिचय, और फिर से इसके बगल में लिख दिया हुआ है ब्रैकेट में एक्स्ट्रा, कि आपको बार बार ये मन में डाउट न रहे कि आपका चैप्टर नंबर 1 हो रहा है। ये एक्स्ट्रा चैप्टर है, ये हमने अपने मन से ऐड किए हैं, और इस चैप्टर के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और लेक्चर मतलब जो टॉपिक है हम लोग का टॉपिक है रसायन विज्ञान का परिचय। तो परिचय में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि रसायन विज्ञान आखिरकार होता ही क्या है। ठीक है, रसायन विज्ञान कहते किसको है, क्या होता है। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं कि रसायन विज्ञान क्या होता है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को पता होगा, जैसा कि शुरू में ही बताया, शुरू में आपको दिख रहा होगा स्लाइड में, यहाँ स्लाइड में दिख रहा होगा कि रसायन विज्ञान भी क्या है, तो विज्ञान का एक पार्ट्स है, तो विज्ञान का एक भाग है। ठीक है, रसायन विज्ञान, एक लाइन आपको क्लियर हो रहा होगा कि रसायन विज्ञान जो है यह भी विज्ञान का एक क्या है, विज्ञान का एक भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका परिभाषा, रसायन विज्ञान, तो यहाँ से परिभाषा क्या लिख सकते हैं, परिभाषा में देखो रसायन, आप लोग साथ साथ नोट करते चलिएगा ताकि आप लोग को भी समझ में आते रहे पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो रसायन विज्ञान क्या होता है, विज्ञान का एक भाग होता है, एक पार्ट्स होता है, एक प्रकार होता है रसायन विज्ञान। विज्ञान का एक भाग होता है या भाग है जिसमें जिसमें हम लोग लिखते चलिएगा, रसायन विज्ञान विज्ञान का भाग होता है जिसमें जिसमें हम लोग रासायनिक पदार्थ रासायनिक पदार्थ रासायनिक पदार्थ तथा
तथा तथा उनके गुण संगठन इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान का एक भाग होता है। रसायन विज्ञान का एक भाग होता है जिसमें हम लोग रासायनिक पदार्थ एवं उनके गुण, संगठन इत्यादि की, संगठन का मतलब होता है बनावट, कि आखिरकार वो रासायनिक पदार्थ बनता कैसे है, निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं रसायन विज्ञान में। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इस रसायन विज्ञान के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो मैथ का फादर होता है, इंग्लिश का भी फादर होता है, मतलब पता है इसका, जैसे बायोलॉजी का बोलते पितामह किसको कहा जाता है, सेम उसी तरीका से आपके मन में एक सवाल होगा कि सर रसायन विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। नहीं, तो रसायन विज्ञान का पिता लिखिएगा यहाँ पर, रसायन विज्ञान के जो पिता है, रसायन विज्ञान के जो पिता हैं, रसायन विज्ञान के पिता फादर रसायन विज्ञान के जो पिता है फादर एंटोनिक लेवोजियर एंटोनिक लेवोजियर। कहीं कहीं पर देखिए ध्यान से, इस लेवोजियर को लेवासियर भी लिखा हुआ रहता है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। जैसे ही लेवोजियर या लेवासियर देखिएगा वही होगा इसका पिता। ठीक है, लेवासियर एंटोनिक लेवोजियर को कहा जाता है, रसायन विज्ञान के जो पिता है एंटोनिक लेवोजियर को कहा जाता है। आपको इतना क्लियर हो रहा होगा कि विज्ञान का वैसा भाग, वैसा शाखा, वैसा ब्रांच बोल दो कि जिसमें हम लोग रासायनिक पदार्थ के साथ साथ उसका गुण, ठीक है, और उसकी बनावट किस प्रकार से होता है, संगठन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उस भाग को, उस विज्ञान के भाग को हम लोग रसायन विज्ञान का कह देंगे। ठीक है, और उस रसायन विज्ञान के जो पिता है फादर, उनका नाम जो है थोड़ा सा अजीब टाइप का है, एंटोनिक लेवोजियर या लेवासियर को कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। जैसा कि मैंने जितना भी बात पिछले 2-3 मिनट से बता रहा हूँ, सब बात क्लियर हो रहा होगा। तो अगर क्लियर हो रहा होगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आगे की बात है, और इस रसायन विज्ञान की परिभाषा के बाद हम लोग का टॉपिक आता है पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, आखिर पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ का डिफिनेशन बताने से पहले हम ये बता दें कि आप अभी कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे, आपके कॉपी कलम भी एक प्रकार का पदार्थ है। ठीक है, आपके कॉपी कलम भी एक प्रकार क्या है, तो ये पदार्थ है। आपके सामने कुर्सी होगा, टेबल होगा, आपका घर है, घर भी एक प्रकार का पदार्थ है, टेबल भी पदार्थ है, आप खुद एक प्रकार का पदार्थ है, लेकिन आप सजीव पदार्थ है। कोई जो बच्चा पढ़ते पढ़ते सो जाता है उसको निर्जीव पदार्थ बोल सकते हैं, नहीं, लेकिन सांस चलता रहता है उसको सजीव निर्जीव कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम ऐसे ही उसको निर्जीव कह देंगे क्योंकि कोई काम नहीं कर रहा है। तो
पदार्थ क्या होता है कि वे सारी वस्तुएं, हमारे आसपास की वे सारी वस्तुएं, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ भार हो, जिसको उठाए तो कुछ लगे कि हाँ 2 किलो 4 किलो 5 किलो है, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ भार हो, जिसका कुछ आयतन हो, मतलब अगर कहीं पर रख दे तो उतना स्थान घेर ले, तो उसका आयतन कुछ ना कुछ हो, जो रुकावट उत्पन्न करती है। जैसे आप एक पदार्थ है, अगर कोई जा रहा है आपके सामने से, अगर आप उसके सामने चले जाएं तो उसके लिए तो आप रुकावट उत्पन्न कर दिए, तो जो रुकावट उत्पन्न करे उसको हम लोग बोल देंगे पदार्थ। देखिएगा, लिखना है कि पदार्थ क्या होता है, सो देखिए पदार्थ क्या होता है, तो देखिए दुनिया की, डिफिनेशन लिखते चलिएगा, दुनिया की वे सारी वस्तुएं, दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिसमें जिसमें कुछ ना कुछ, मतलब थोड़ा सा, कुछ ना कुछ करने का मतलब थोड़ा सा भी होगा तो पदार्थ हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप समझ सकते हैं 5 कुंटल 10 कुंटल टन, बहुत सारा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ भार हो, भार हो, कुछ ना कुछ भार हो, कुछ स्थान घेरे, कुछ स्थान घेरे, और और रुकावट, रुकावट रुकावट उत्पन्न, रुकावट उत्पन्न करे, वे सारी वस्तुएं, वे सारी वस्तुएं, वे सारी वस्तुएं पदार्थ कहलाती है, वे सारी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, जैसे जैसे अभी हम इस पेन से लिख रहे हैं, पेन दिख रहा होगा आपको, पेन में भी कुछ ना कुछ वजन है, इसको अगर कहीं पर रख देंगे तो स्थान घेर लेगा, कहीं पर रख देंगे तो किसी को जाने आने में दिक्कत भी हो सकता है, छोटी वस्तु को, जैसे चींटी हो गया, चींटी को जाने में दिक्कत होगा। तो पेन हो गया पदार्थ, इसमें कुछ ना कुछ भार है। किताब हो गया, किताब, पेन को कलम भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखा गया कलम, किताब हो गया। चप्पल, चप्पल भी हो गया। जूता, ठीक है, जूता, आलू, मतलब जो भी दिख रहा है सामने सब पदार्थ। अब आप लास्ट में ईटीसी कर ले इत्यादि। फिर से समझिएगा, पदार्थ क्या होता है, दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिनमें कुछ न कुछ भार हो, ठीक है, जिनमें कुछ न कुछ भार हो, कुछ स्थान घेरे और अवरोध उत्पन्न करे, तो उस प्रकार की वस्तुएं को हम लोग क्या बोल देंगे, पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, पेन, बुक, चप्पल, जूता, बैग, मोबाइल, लैपटॉप, कुर्सी, तुम खुद हो पदार्थ, नहीं। तो अब इसके बाद उम्मीद है कि ये क्लियर हो रहा होगा पदार्थ क्या है। इसके बाद हम लोग का टॉपिक आता है पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ आखिर कितने प्रकार का होता है, ठीक है, पदार्थ कितने प्रकार का होता है वो हम लोग अब देखेंगे। पदार्थ जो है बच्चों, पदार्थ को दो आधार पर बांटा गया। जैसे अगर हमको किसी आदमी को बांटना है, कोई स्टूडेंट को अलग अलग करना है, वर्गीकृत मतलब होता है अलग अलग करना, कि अगर कोई स्टूडेंट को अलग अलग करना है तो हम लोग उसको कई आधार पर भी बांट सकते हैं। जैसे एक आधार तो ऐसा हो सकता है
कि हम उसके रंग रूप के आधार पर बांट सकते हैं स्टूडेंट को। अगर हम किसी स्टूडेंट को अलग अलग करना चाहें तो एक ऐसा भी हो सकता है कि हम उसके रंग रूप के आधार पर बांट सकते हैं कि जितने भी काले स्टूडेंट हैं एक कक्षा में बैठेंगे, जितने भी थोड़ा सा काले और थोड़ा सा इसको क्या बोले गोरे श्यामले जो होते हैं उनको एक कक्षा में बैठा देंगे, और जितने भी गोरे स्टूडेंट हैं उनको एक कक्षा में। तो इस 3 प्रकार से हम लोग स्टूडेंट को बांट दिए। आधार क्या था? रंग रूप। दूसरा आधार ये हो सकता है कि रंग नहीं देखकर कितना तेज है, मतलब पढ़ाई के अनुसार कि कौन तेज है कौन थोड़ा उससे लो में है, तो उसके आधार पर एक पढ़ाई के अनुसार भी बांट देंगे, एक रंग रूप के अनुसार भी बांट देंगे। तीसरा ये भी हो सकता है कि उसके रहन सहन के अनुसार भी बांट देंगे कि कोई लोग बानर जैसा क्लास में कर रहा है, कोई अच्छा सा रहता है नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी स्टूडेंट को कई आधार पर अलग अलग कर सकते हैं। सेम उसी तरह से देखिएगा, इस पदार्थ को हम लोग 2 आधार पर बांटे हैं। एक आधार क्या है? देखो, एक आधार क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ से पदार्थ का वर्गीकरण था, शायद डिलीट हो गया वो। पदार्थ का वर्गीकरण। हाँ, पदार्थ का वर्गीकरण लिखते चलिएगा। पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग 2 आधार पर किए। 2 आधार पर करने का मतलब, एक पदार्थ के भौतिक संरचना के आधार पर किए, मतलब पदार्थ जो होता है भौतिक संरचना के आधार पर, बनावट के आधार पर कितने प्रकार का होता है। और आप दूसरा समझ रहे होंगे, अगर एक भौतिक संरचना के आधार पर है तो दूसरा हम लोग का रासायनिक संरचना के आधार पर होगा। तो पदार्थ को हम लोग 2 आधार पर बांटेंगे। भौतिक भौतिक संरचना के आधार पर भौतिक संरचना के आधार पर देखो, एक नंबर देख, ए नंबर भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण और दूसरा जो हम लोग का है बी नंबर का कहें तो रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो पदार्थ को हम लोग 2 आधार पर वर्गीकृत या वर्गीकरण या बांट सकते हैं। एक होता है हम लोग का भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, और दूसरा हम लोग का है रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। फिर आपके मन में एक सवाल गूंज रहा होगा कि सर भौतिक संरचना के आधार पर मतलब उसमें भी कुछ पार्ट्स होगा क्या? तो जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के करने का मतलब, एक हम फर्स्ट नंबर लिखना चाहे यहाँ पर, एक नंबर होता है हम लोग का ठोस पदार्थ। ठीक है, दूसरा होता है हम लोग का द्रव तीसरा होता है हम लोग का गैस। ठीक है,
तो भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। ठोस, नंबर सेकेंड द्रव, और थर्ड नंबर हम लोग का है गैस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, पहले भौतिक संरचना के आधार पर पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होता है, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, और गैस क्या होता है। देन आफ्टर मैं बात भी करूंगा इसके बारे में कि रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ठोस क्या होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा ठोस। तो ठोस क्या है, यह भी प्रकार की अवस्था है या प्रकार है। ठीक है, इसको अवस्था भी कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था है। ठोस जो है पदार्थ का वैसा प्रकार है या अवस्था है जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है। ठीक है, जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है उसे ठोस कह देंगे। समझ में आ रहा होगा जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। इसके बाद मैं बोर्ड पर लिखूंगा भी कि आखिर डिफिनीशन बोले तो क्या लिखेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा आप लोग लिखेंगे यहाँ से ठोस, देखो यहाँ से पदार्थ की वैसी प्रकार वैसा प्रकार या अवस्था। ठीक है, पदार्थ की वैसी अवस्था जो आयतन जो जो आयतन तथा तथा आकार दोनों में दोनों में दोनों में निश्चित होती है दोनों में निश्चित होती है। ठीक है, आयतन और आकार दोनों में निश्चित होती है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसका आकार और आकृति आयतन निश्चित हो उसे हम लोग क्या कह देंगे, ठोस कहेंगे। अब हम अगर ठोस की आकृति बनाए तो ठोस के जो कण होते हैं, ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। पास पास करने का मतलब बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। जैसे आप लोग ठंडे में बैठते हैं एकदम एक नजदीक नजदीक एकदम सट सट के बैठते हैं, सेम उसी तरह से ठोस पदार्थ का जो कण होता है, ठोस पदार्थ का कण एक दूसरे से एक दूसरे के से नहीं लिखो के एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं आप लोग फिगर से समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे फिगर से। मान लीजिए कि एक पदार्थ है और एक पदार्थ है ठोस। ठीक है, तो ठोस पदार्थ में क्या होता है, जैसा कि आप लोग को बताया यहाँ पर, ठोस पदार्थ का जो कण होता है एक दूसरे के बहुत नजदीक नजदीक या पास पास होते हैं। ऐसा समझ सकते हैं फिगर से कि इसका जो कण होगा एक दूसरे के बहुत पास पास होगा, ऐसे 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 होगा, एक दूसरे के बहुत पास पास। ये सब कण है, ठोस पदार्थ का ये सब कण है और एक दूसरे के बहुत
पास 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 है। अगर मानो कि किसी भी पदार्थ का कण एक दूसरे के पास पास होगा तो उस पदार्थ के बीच जो अंतर, जो उसके कणों के बीच अंतर आकर्षण बल होगा, ठीक है, अंतर आकर्षण बल जो लगेगा मजबूत होगा या कमजोर होगा। जब आप दो आदमी एक दूसरे के बहुत पास पास हो तो आपका एकता ज्यादा होगा या मतलब आप अनेकता महसूस कीजिएगा। आप लोग सोच के बताइएगा, ठीक है। तो अगर दो पार्टिकल एक दूसरे के पास पास हो, दोनों के बीच में आपस में एकता हो तो बल ज्यादा लगता है, ठीक है। तो इसका जो दूसरा एरो लिखेंगे यहाँ से एरो पॉइंट, कि इसके कणों के बीच, इसके कणों के बीच, कणों के बीच मजबूत मजबूत अंतरानुक, मजबूत अंतरानुक आकर्षण, अंतरानुक आकर्षण बल लगता है, अंतरानुक आकर्षण बल लगता है। बात को समझ पा रहे होंगे मेरी बात, समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये था ठोस का डिफिनीशन, ये था ठोस का डिफिनीशन। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हम लोग का दूसरा, यानी कि ठोस के बाद द्रव पढ़ने वाले, ठीक है। द्रव, द्रव क्या होता है? सेम पिछले जैसा था, ठोस के जैसा। इसमें देखिए क्या है कि पदार्थ की वैसी अवस्था जो आयतन और आकार दोनों में क्या होता था, निश्चित। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा क्या, कि पदार्थ की वैसी अवस्था, ये पदार्थ की वैसी अवस्था है जिसकी आयतन तो निश्चित होगा, जिसकी आयतन, आप लोग लिखते बोलिएगा, लिखते चलिएगा, हम बोलते जा रहे हैं। आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, परंतु आयतन निश्चित होता है परंतु इसकी जो आकृति है, इसकी जो आकृति है, की जो आकृति है अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। समझ में आ रही की बात? तो थोड़ा सा अंतर है, उसमें दोनों ही निश्चित हो रहा था लेकिन इसमें आयतन निश्चित हो गया। दिख रहा होगा आपको बोर्ड पर। द्रव वैसा पदार्थ है जिसका आयतन निश्चित हो और आकार अनिश्चित हो। जैसे द्रव, अगर समझिएगा कि आप एक गिलास पानी लिए, तो आप तो पानी एक ही गिलास लिए तो उसका क्वांटिटी कितना है, एक गिलास। आप जो भी 200 ग्राम 300 ग्राम 1 लीटर जो भी लो, तो अगर गिलास में रखा हुआ है तो गिलास की आकृति का होगा। अगर उसी 1 kg या 1 लीटर जल को दूसरे किसी लोटा में रख दो, किसी बर्तन में रख दो, किसी बॉटल में रख दो, तो उसका भी आयतन निश्चित होगा, वो भी 1 लीटर ही होगा, लेकिन आकृति चेंज हो जाएगा। आकृति चेंज होने का मतलब, पहले वो ग्लास की आकृति की थी, अब वो बॉटल की आकृति, या जिसमें हम लोग रखेंगे कटोरा में रख दे तो कटोरे की आकृति का हो जाएगा। तो इसका आकृति क्या है बच्चों, निश्चित नहीं है कि किस आकृति का होगा। मतलब जिस बर्तन में हम लोग रख देंगे उसी बर्तन के आकृति का हो जाएगा, लेकिन आयतन जो है, क्वांटिटी उसका निश्चित नहीं, निश्चित होता है। अब इसके बाद, अब जैसा ठोस में हम बताएं कि इसके कणों के बीच का जो स्थान होता है, अंतरानुक स्थान, मतलब एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, इसमें भी पास पास होते हैं लेकिन ठोस की अपेक्षा थोड़ा थोड़ा दूर होगा। जैसे ठोस में था
उसकी अपेक्षा थोड़ा थोड़ा दूर होगा। नहीं तो देखते हैं इसका आकृति कैसा होगा। आकृति आकृति इसका देखते हैं। इसका आकृति देखो बच्चों, इसका आकृति क्या होगा, इसका भी आकृति सेम होता है, लेकिन इसके कणों के बीच का दूरी ठोस से थोड़ा सा दूर होता है। ठीक है, तो लिखेंगे द्रव के कणों के बीच की आकृति ठोस की अपेक्षा, सॉरी, द्रव के कणों के बीच की दूरी ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। अगर अधिक होगा तो आप लोग भी सोच के बताइए कि इसमें लगने वाला जो फोर्स होगा, फोर्स जो होगा, फोर्स से इसमें लगने वाला जो फोर्स होगा, फोर्स से क्या होगा, फोर्स से क्या होगा, कम होगा। द्रव में लगने वाला फोर्स और ठोस में लगने वाला फोर्स, ठोस में ज़्यादा होता है और द्रव में ठोस से थोड़ा कम होता है। नहीं, अब हम लोग इसके बाद देखेंगे, इतना ही बात हम लोग गैसीय अवस्था में देखेंगे कि आखिर गैसीय अवस्था किस प्रकार से होगा। ठीक ना, तो चलिए हम लोग इसके तीसरे पार्ट को, भौतिक आधार पर 3 प्रकार का होता था, एक ठोस, द्रव और नंबर 3 में था गैस, जिसका हम लोग भौतिक संरचना के आधार पर लास्ट पार्ट देख रहे हैं, जिसका नाम है गैसीय अवस्था। ठीक है, अब गैसीय अवस्था क्या होता है बच्चों कि यह भी सेम है, लेकिन इसका जो आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। फिर से आप थोड़ा सा तीनों को एक साथ बोलेंगे। ठोस वैसा पदार्थ था जिसका आकृति एवं आयतन जो था निश्चित था। द्रव वैसा पदार्थ था जिसका आकृति अनिश्चित था लेकिन आयतन निश्चित था। लेकिन इस बार क्या होगा, दोनों ही अनिश्चित होगा, दोनों ही अनिश्चित होगा गैस में। तो आप लोग लिखेंगे पदार्थ की वैसी भाग या अवस्था जिसकी आकृति और आयतन, जिसकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। समझ में आ रहा होगा, अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। अब इसका आकृति की बात करें कि इसके कणों के बीच का दूरी क्या होता है, तो इसके भी कणों के बीच का दूरी ठोस और, इसके पहले जो दो बताए थे, ठोस और द्रव, दोनों की कणों के बीच की दूरी से थोड़ा सा और दूरी होता है। मतलब अगर ऐसा बात करो कि सबसे ज्यादा दूरी किस पदार्थ के कणों के बीच होती है, तो हम लोग बोल देंगे गैस पदार्थ या गैस अवस्था। तो इसकी आकृति आप लोग बनाएंगे, इसका आकृति आप लोग बनाएंगे, यही आकृति है, समझ लो ऐसे। और इसका जो कण है बहुत दूर दूर, ठोस और द्रव की मतलब अपेक्षा बात करें, तुलना, तो दोनों के बीच का दूरी से इसका दूरी जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखो अगर कोई बहुत दूर दूर है, इसका मतलब इसमें फोर्स कम लगेगा। नहीं, तो फोर्स की बात करते हैं। फोर्स क्या होता है इसमें, गैस पदार्थ में दो कणों के बीच, लिखिएगा, गैस के दो कणों के बीच लगने वाला बल ठोस और
द्रव से कमजोर होता है, ठोस और द्रव से कमजोर होता है। इसका अगर हम सीरीज लिखना चाहें तो ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव में इससे थोड़ा सा कम, और सबसे कम होता है गैस में। समझ में आ रहा है बात? सबसे कम जो फोर्स लगेगा तीनों में वो है गैस, सबसे कम तीनों में गैस होता है। तो ये जो हम क्लासिफिकेशन देखें, वर्गीकरण भौतिक संरचना के आधार पर था। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तो शायद ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया। रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट लेक्चर, यानी कि इसके आगे जो लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 2, इसमें हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। और लेक्चर नंबर 2 में ये जो हम एक्स्ट्रा वाला बात बोले थे कि ये चैप्टर एक्स्ट्रा, ये चैप्टर एक्स्ट्रा, ठीक है, तो लेक्चर 2 में इस एक्स्ट्रा वाले चैप्टर को हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो को पॉज करते हैं, रोकते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट में आप लोग एक बार ज़रूर बताएंगे, ताकि हम आगे की लेक्चर के बारे में कुछ सोचें कि आप किस प्रकार से पढ़ाएं ताकि बच्चों को समझ में आए। अगर आप लोग बोलिएगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आपको कैसा लगा, नहीं। तो फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। लोग पढ़ते रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे, और लेक्चर को कंटिन्यू देखते रहे। मेरा बात